मित्रों, रोजाना की तरह जब राजा भोज महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े तो 15वीं पुतली सुंदरवती ने उनका मार्ग रोककर कहा, ये राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पूर्व राजा विक्रमादित्य की कहानी सुन लें। एक बार की बात है, सेठ ने अपने पुत्र का कार्य पूर्ण करने के लिए राजा विक्रमादित्य से ऐसी चीज मांगी जिसे राजा ने तुरंत दे दिया। बाद में जब सेठ लौटाने आया तो वह वस्तु विक्रमादित्य ने सेठ के लड़कों को बतौर उपहार में दान में दे दी। क्या तुमने राजा भोज कभी ऐसा दानशीलता का परिचय दिया है? वो इतनी कीमती दान क्या था? उसी को जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक सुने तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, 15वें दिन फिर काफ़ी सोच विचार के बाद भाग्य के सहारे स्वयं को छोड़कर एक बार फिर से राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने सोच लिया था कि वह प्रत्येक दिन प्रयास करते रहेंगे। यदि भाग्य में होगा तो सिंहासन पर बैठने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वह निराश होकर बैठने वालों में नहीं थे। वह जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़े तभी 15वीं पुतली ने अपने स्थान से निकलकर उनका रास्ता रोक लिया और बोली, सुनो राजा भोज, मैं सिंहासन की 15वीं पुतली सुंदरवती हूँ। तुमसे यह कहती हूँ, इस सिंहासन पर बैठने की बात अभी सोचना जब तुमने इस सिंहासन के अधिकारी राजा विक्रमादित्य की तरह कभी अद्भुत दान और कल्याण किया हो। मैं इस विषय में अपने राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर स्वयं निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो या नहीं। पुतली सुंदरवती ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। उनके शासन काल में उज्जैन राज्य पूर्ण रूप से समृद्धशाली था। राज्य में कहीं भी कोई भी आपस में लड़ता झगड़ता नहीं था। चोरी और हत्या के अपराध तो होते ही नहीं थे। प्रजा में ऐसा प्यार था कि सभी धर्म और समुदाय के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते थे। उज्जैन राज्य की सुख समृद्धि की यह प्रसिद्धि थी कि व्यापार और सुदूर राज्यों और दूसरे देशों में फैला हुआ था। उज्जैन में सज्जनता और व्यवहार कुशलता के मामले में सेठ पन्ना लाल का नाम बहुत प्रसिद्ध था। वह दयालु और परोपकारी सेठ था। उसके पास जो भी दीनहीन व्यक्ति जिस भी इच्छा से आता था उसकी वह इच्छा अवश्य पूरी होती थी। सेठ पन्ना लाल का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके एक बेटा था हीरालाल, जो अपने पिता के समान सुशील और नम्र स्वभाव का था। हीरालाल जब जवान हुआ तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने नगर के कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित कर कहा, आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि मेरे पुत्र का विवाह लग्न मुहूर्त निश्चित करें। साथ ही उसके योग्य कन्या तलाशने का अनुरोध भी किया कि उसका विवाह कब और कहाँ हो। शीघ्र ही समुद्र पार द्वीप के व्यापारी की सुयोग्य कन्या से हीरालाल का विवाह पक्का हो गया। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि विवाह की तिथि जब नजदीक आई तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी नाले उमड़ पड़े। द्वीप तक पहुंचने का आसान रास्ता अवरुद्ध हो गया था। सेठ पन्ना लाल व्याकुल हो उठा। उसका ध्यान इस अनहोनी की ओर बिल्कुल भी नहीं गया था कि वह विवाह की तिथि वर्षा को ध्यान में रखकर तय करता। चिंता की बात तो यह थी, कन्या पक्ष के पास समय से खबर भी नहीं भेजी जा सकती थी। वह सोचने लगा कि यदि इधर से बारात न पहुंची तो कन्या पक्ष को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बहुत प्रयास करने पर भी जब निराशा ही हाथ लगी तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने ही सेठ के सामने प्रस्ताव रखा। अपने राजा विक्रमादित्य के पास पवन वेग से चलने वाला रथ और घोड़ा है। यदि वे हमें दे दें तो काम बन सकता है। पवन वेग वाले रथ पर 8-10 लोग विवाह कार्य पूरा कराने के लिए जा सकते हैं। ब्राह्मण की सलाह मानकर सेठ पन्ना लाल राजा विक्रमादित्य के दरबार में पेश हुआ। उसने हाथ जोड़कर राजा की सेवा में आने का कारण बताया और कुछ घबराहट के साथ पवन वेग वाले रथ की मांग की। सेठ की परेशानी जानकर राजा ने कहा, मेरा सब कुछ प्रजा के लिए ही तो है। मैं प्रजा का सेवक हूँ। तुम रथ और घोड़े को ले जाओ तथा अपने पुत्र का विवाह करवाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद राजा ने
अश्वशाला के प्रबंधक को बुलाकर पवन वेग वाला रथ और सेठ को देने के लिए कहा। रथ मिल जाने से सेठ पन्नालाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को बारंबार धन्यवाद दिया। रथ के साथ राजा ने अपना कुशल सारथी भी दे दिया। अष्टपुष्ट नस्ल के घोड़ों की शोभा देखते ही बनती थी। सेठ ने मन में सोचा कि रथ और घोड़े उसके पुत्र के विवाह में चार चांद लगा देंगे। उधर राजा विक्रमादित्य ने यह सोचा कि रथ देने के बावजूद विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो वह घड़ी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। उसके उपाय के लिए उन्होंने माँ काली द्वारा दिए गए बेतालों को बुलाकर कहा, हमने सेठ पन्नालाल को उसके पुत्र के विवाह के लिए अपनी अश्वशाला से सबसे सुंदर और तेज गति वाला रथ प्रदान किया है। वर्षा की अधिकता को देखते हुए यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ इस तरह जल का वेग बढ़ जाए और रास्ता बंद हो जाए। तुम दोनों रथ के साथ ही जाना, जहाँ कहीं भी मुश्किल देखो अपनी सोच विचार से उनकी सहायता करना। विवाह पूरा कराने और लौटकर आने तक की सारी जिम्मेदारी अब तुम दोनों की है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें राजन, आपने जो आदेश दिया है वह अवश्य ही पूरा होगा। यह कहकर राजा से आज्ञा लेकर दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ हो लिए। पवन रथ लंबे रास्ते पर तेज गति से दौड़ने लगा, लेकिन अभी थोड़ा ही रास्ता तय हुआ था कि सेठ पन्नालाल ने देखा कि आगे का रास्ता जलमग्न पड़ा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। सेठ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सारथी ने घोड़ों की लगाम खींची ही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। घोड़ों के साथ रथ हवा में उड़ने लगा। नीचे समुद्र की लहरें पेड़े खा रही थी और रथ उन लहरों से ऊपर उड़ता चला जा रहा था। सेठ उस चमत्कार को नहीं समझ पा रहा था, जबकि वास्तविकता तो यह थी कि राजा विक्रमादित्य के रथ ने कुछ देर में ही पानी का रास्ता तय कर लिया था। रथ उस पार उतरा जहाँ कन्या के घरवाले इंतजार कर रहे थे। उन्होंने समुद्र की लहरों पर उड़कर आते रथ को देखा तो वह हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि यह कैसा चमत्कार था। समय पर सेठ के पुत्र का विवाह हो गया। उज्जैन में वधू को साथ लेकर लौटे सेठ ने घर जाने से पहले दरबार का रुख किया। सेठ पन्नालाल के बेटे और उसकी बहू को राजा ने आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल रथ की प्रशंसा किए जा रहा था। राजा ने उसके मन की बात जानकर वह रथ और घोड़े पन्नालाल को उपहार में दे दिए। यह कहानी सुनाकर पुतली सुंदरवती ने राजा भोज से पूछा, क्या इस तरह का उपहार, दान और समय पर उचित उपाय सोचने का कोई कार्य आपने किया है? राजा भोज, यदि हाँ तो आप इस सिंहासन के योग्य हैं। इतना सुनते ही राजा भोज फिर से निराश होकर महल की तरफ लौट गए। उस दिन भी उन्होंने सिंहासन पर बैठने की अपनी इच्छा को त्याग दिया था। जय श्री कृष्ण।